फिल्म की शुरुआत होती है आधी रात के वक्त, जहां एक आदमी का स्कूटर सुनसान रास्ते पर अचानक बंद हो जाता है। बहुत कोशिश के बाद भी जब स्कूटर स्टार्ट नहीं होता तो आदमी रास्ते के किनारे एक दुकान देखकर वहां जाता है। आदमी दुकान वाली औरत से कुछ देर के लिए प्लायर्स उधार मांगता है और वह औरत उसे दे देती है। आदमी प्लायर्स लेकर अपना स्कूटर ठीक करता है और स्टार्ट कर लेता है, लेकिन जैसे ही वह पलट कर देखता है वहां कोई दुकान नहीं होती। यह देखकर आदमी बुरी तरह डर जाता है और जल्दी से स्कूटर भगाकर वहां से निकल पड़ता है। ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन से एक पिकअप वैन आ रही थी, जिसके ड्राइवर को भयंकर नींद आ रही थी, फिर भी वह गाड़ी चला रहा था। दूसरी तरफ स्कूटर वाले आदमी को अचानक एक भयानक हंसी सुनाई देती है और वह अपने ठीक पीछे एक डरावनी चुड़ैल देखता है। खैर, वह बिना स्कूटर रोके आगे बढ़ता रहता है। इधर पिकअप वैन का ड्राइवर भी रास्ते के दोनों तरफ बहुत सारे घोस्ट्स को देखता है और वह भी गाड़ी बिना रोके आगे बढ़ता रहता है। एक पॉइंट पर आकर पिकअप वैन और स्कूटर की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो जाती है और पिकअप वैन स्कूटर वाले आदमी का सर कुचलते हुए निकल जाती है। इसके बाद सेंट्रल जावा के बटांग इलाके में मिस्टीरियस अलाज रोबन जंगल की एक रिपोर्ट दिखाई जाती है, जो अपने बेहद खतरनाक खड़े और टेढ़े मेढ़े रास्तों के लिए फेमस है। पास्ट में इस रास्ते को बनाते वक्त इंजीनियर्स के वादे के खिलाफ हर साल इंसानों की बलि देने की प्रथा और हाल ही में वहां हुए एक दर्दनाक एक्सीडेंट का मिस्टीरियस बैकग्राउंड दिखाया जा रहा है। अगले सीन में पेकलंगन में एक माँ अपनी बेटी गैंडिस को सेमरांग जाने वाली बस पकड़ने के लिए जल्दी चलने को कहती है। यहाँ गैंडिस के टकराने से एक सेलर का सामान नीचे गिर जाता है, जिससे वह उन पर बुरी तरह गुस्सा हो जाता है। माँ उस सेलर से माफी मांगती है और बताती है कि उन्हें बहुत जल्दी है और उसकी बेटी की आईसाइट बहुत कमजोर है। लेकिन जब वह आदमी फिर भी शांत नहीं होता तो गैंडिस की माँ उसे कुछ पैसे देकर कंपनसेट करती है। फिर माँ टिकट काउंटर पर जाकर सेमरांग का टिकट मांगती है, लेकिन काउंटर बंद होने की वजह से उन्हें सीधे कंडक्टर से बात करने को कहा जाता है। वे बस की तरफ भागती हैं, लेकिन तब तक बस वहां से निकल चुकी होती है। यहाँ टर्मिनल का एक वर्कर उन्हें बताता है कि नॉर्मल रूल्स के हिसाब से अगली बस कल सुबह 6 बजे जाएगी। माँ बताती है कि कल सेमरांग में उसकी नई जॉब का पहला दिन है, इसलिए उसका आज रात ही वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। वह आदमी बताता है कि एक स्पेशल नाइट बस का इंतजाम किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा किराया देना पड़ेगा। मजबूर होकर माँ एक्स्ट्रा फेयर देने के लिए मान जाती है और अपने पास बचे आखिरी पैसे भी उस आदमी के हाथ में रख देती है। वह आदमी उन्हें बस की तरफ ले जाता है। वह आदमी बस ड्राइवर को बताता है कि यह औरत डबल फेयर देने को तैयार है, लेकिन रात के वक्त अलाज रोबन से बस चलाने की बात सुनकर ड्राइवर थोड़ा डर जाता है। खैर, माँ और बेटी बस में चढ़ जाती हैं। वह आदमी ड्राइवर को समझाता है कि अलाज रोबन की खतरनाक कहानियां सिर्फ अफवाहें और किस्से हैं। वह ड्राइवर को तसल्ली देता है कि ध्यान से हॉर्न बजाते हुए सनसेट से पहले ही वे जंगल पार कर लेंगे। डबल किराए के लालच में आखिरकार ड्राइवर वहां से निकलने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद बस ड्राइवर बस स्टार्ट करता है। गैंडिस अपनी वीक आईसाइट की वजह से हुई गलती के लिए अपनी माँ से माफी मांगती है। बेटी को रोते हुए देखकर माँ उसे समझाती है कि वह उस पर नहीं बल्कि उनकी इस बदकिस्मत सिचुएशन पर गुस्सा थी। वह वादा करती है कि गैंडिस की आंखों की रोशनी बहुत जल्द नॉर्मल हो जाएगी। माँ गैंडिस को बताती है कि सेमरांग की नई जॉब में उसकी सैलरी ज्यादा होगी, जिससे वो उसकी आंखों के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करेगी। गैंडिस बहुत खुश होती है और कहती है कि ऑपरेशन के बाद वो सबसे पहले अपनी माँ का चेहरा देखना चाहती है, क्योंकि उसके पापा कहते थे कि उसकी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। रात होते ही ड्राइवर बुरी तरह डर जाता है और अपने असिस्टेंट सोर को नींद से जगाने की कोशिश करता है। अलाज रोबन एरिया में एंटर करते ही ड्राइवर को समझ आता है कि बस का हॉर्न खराब हो चुका है। बस के सारे पैसेंजर्स सो रहे थे, सिवाय एक आदमी के, जो नोटिस करता है कि उन्होंने एक ही रास्ता 2 बार क्रॉस किया है। तब सुर किसी बुरे साए के असर से बचने के लिए उस पैसेंजर को एक कॉइन देकर बाहर फेंकने को कहता है। वह आदमी वैसा ही करता है। खैर, कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद ड्राइवर को अचानक सामने एक भयानक चेहरा दिखाई देता है और वह डर कर जोर से ब्रेक मारता है। इससे सारे पैसेंजर्स बुरी तरह घबरा जाते हैं। ड्राइवर बस से नीचे उतरकर चेक करता है और उसे खून से सना एक हाथ का निशान दिखाई देता है। इससे ड्राइवर की रूह कांप जाती है। फिर वो बस के नीचे झांक कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसके बाद ड्राइवर पैसेंजर्स को बताता है कि बस में कुछ मैकेनिकल फॉल्ट आ गया है। तभी गैंडिस अपनी माँ सीता को बताती है कि उसे अर्जेंटली वॉशरूम जाना है, तो सीता भी अपनी बेटी को लेकर बस से नीचे उतरती है। नीचे आकर सीता बस ड्राइवर से एक टॉर्च उधार मांगती है। ड्राइवर उन्हें ध्यान से जाने को कहता है और साथ चलने का ऑफर देता है, लेकिन सीता पोलाइटली मना कर देती है और बेटी को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है। ड्राइवर अपने असिस्टेंट सोर को बस जल्दी ठीक करने के काम में लगाता है। इधर सीता और गैंडिस चलते चलते जंगल के थोड़ा अंदर चले आते हैं। हमें टॉर्च की लाइट में
एक घोस्ट दिखाई देता है, लेकिन माँ बेटी का ध्यान उस पर नहीं जाता। वह थोड़ा और आगे बढ़ती है और उन्हें जंगल के अंदर एक दुकान दिखाई देती है। वो दुकान पर जाकर वहां बैठी औरत से टॉयलेट यूज करने की परमिशन मांगती है। वो औरत उन्हें टॉयलेट दिखा देती है। सीता अपनी बेटी को वहां ले जाती है और उसे अंदर भेजकर खुद बाहर वेट करने लगती है। कुछ देर बाद गैंडिस को वहां किसी ईविल प्रेजेंस का एहसास होता है और वह बुरी तरह डर जाती है। बाहर सीता को एक सफेद बंदर दिखाई देता है। फिर वह अपनी बेटी को आवाज लगाती है और कोई रिस्पांस न मिलने पर टेंशन में आ जाती है। इधर वो एंटिटी गैंडिस को टच कर लेती है और ठीक इसके बाद गैंडिस टॉयलेट से बाहर आती है। सीता उस औरत को थैंक्स कहकर वहां से निकलना चाहती है, लेकिन वो औरत उनके लंबे सफर की बात कहकर उन्हें कुछ खाकर जाने को कहती है। सीता खुद कुछ नहीं खाती, लेकिन अपनी बेटी को कुछ खिला देती है। इसके बाद जैसे ही वो दुकान से बाहर निकलकर थोड़ा आगे बढ़ती है, वो दुकान हवा में गायब हो जाती है, जिसे वो लोग नोटिस नहीं करते। खैर, जब वो बस के पास पहुंचती है तो सुर उन्हें जल्दी से बस में चढ़ने को कहता है और बताता है कि बस उन्हीं का वेट किया जा रहा था। सीता लेट होने के लिए माफी मांगती है और बेटी को लेकर बस में बैठ जाती है। बस के अंदर पैसेंजर्स के साथ बहुत सारे घोस्ट्स को भी बैठा हुआ देखा जाता है। खैर, वह सेमरांग पहुंच जाते हैं। सीता अपने नए वर्क प्लेस पर ज्वाइन करती है। उसका सीनियर ऑफिसर उसे समझाता है कि उसका मेन काम अनजान एक्सीडेंट विक्टिम्स की आइडेंटिटी और उनकी फैमिली को ढूंढ निकालना है। सीता जब अपनी बेटी की आंखों के कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल की फाइनेंशियल सब्सिडी के बारे में पूछती है, तो ऑफिसर बताता है कि 1 साल काम करने के बाद हॉस्पिटल की तरफ से 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। ऑफिसर सीता को मिस्टर अंटो से मिलवाता है, जो बेसिकली एक एम्बुलेंस ड्राइवर और एडमिनिस्ट्रेटर है। साथ ही वो सीता को उनके हॉस्पिटल के मॉर्ग की नई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और अंटो को सीता की काम में मदद करने का ऑर्डर देकर वहां से चला जाता है। सीता मिस्टर अंटो से मिलती है। अंटो पूछता है कि क्या सीता तिका की कजिन है। अंटो बताता है कि वो और तिका हाई स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। इसके बाद सीता मार्केट जाती है, जहां एक न्यूज़पेपर सेलर और एक लोकल आदमी पेपर की न्यूज पर डिस्कस कर रहे थे कि 2 दिन पहले अलाज रोबन में हुए एक एक्सीडेंट में 2 मर्दों और एक औरत की मौत हो गई है। वो उस रास्ते को बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड बताते हैं और कहते हैं कि वहां की इविल स्पिरिट्स बिल्कुल इंसानों जैसा रूप ले सकती हैं। वो रात के वक्त उस रास्ते से बचकर चलने का सजेशन देते हैं। सीता वहां से घर जाकर अपनी कजिन तिका को थैंक्स बोलती है, क्योंकि उसने उसे शेल्टर और जॉब दी और उसकी एब्सेंस में गैंडिस का ख्याल रखा। तिका बताती है कि उसका पति एक गवर्नमेंट डॉक्टर है और महीने में सिर्फ 1 बार घर आता है, इसलिए सीता और गैंडिस के आने से उसका अकेलापन दूर हो गया है। सीता दुख जताते हुए बताती है कि उसका पति बेटी की आंखों के ऑपरेशन का खर्च उठाने के लिए ओवर टाइम काम कर रहा था, तभी एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। अब सीता अकेली ही गैंडिस के माँ और बाप दोनों की रिस्पांसिबिलिटी निभा रही है। पास ही गैंडिस के साथ किसी भयानक चीज को खेलते हुए देखा जाता है। उसी रात सीता देखती है कि गैंडिस एक रूम में घुसकर कह रही है कि जब उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी तो वो अपनी माँ और आंटी को साथ लेकर पहाड़, समंदर और जंगल घूमने जाना चाहती है। सीता को लगा था कि अंदर टिका है। ठीक तभी टिका आकर सीता को बताती है कि वो अब अपने घर वापस जाएगी। सीता तब जल्दी से उस रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और टिका को बताती है कि उसने गैंडिस को अंदर किसी से बात करते हुए सुना है और उसे लगा था कि टिका उसके रूम में है। सीता दरवाजे के नीचे से अंदर किसी को देखती है और काफी देर कोशिश करने के बाद सीता आखिरकार गैंडिस के रूम का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो देखती है कि गैंडिस रूम में सो रही थी। अगले दिन सुबह टिका गैंडिस को खाना खाने के लिए बुलाती है, लेकिन उसके ना आने पर टिका जाकर गैंडिस को अजीब तरीके से ड्राइंग करते हुए देखती है। ड्राइंग के बारे में पूछने पर गैंडिस कहती है, आंटी प्लीज चुप रहो। उसने अलाज रोबन के उस मोड़ का सीन ड्रॉ किया था। दूसरी तरफ सीता अपने वर्क प्लेस पर एक लाश का फॉर्म चेक कर रही थी, जो लाश अलाज रोबन में मिली थी। तभी एक आदमी आकर सीता को बताता है कि अलाज रोबन जंगल के अलूर गेम्बोक नाम की जगह पर एक इंसानी कंकाल मिला है। कंकाल के साथ सिर्फ कुछ फटे हुए कपड़े मिली हैं। सीता जब उस जगह के बारे में पूछती है तो एक औरत अजीब ढंग से बताती है कि यह अलाज रोबन की वही जगह है जहां सफेद बंदर दिखाई देते हैं। यह सुनते ही सीता को गैंडिस और उस जंगल वाले टॉयलेट की याद आ जाती है, क्योंकि सीता ने भी वहां एक सफेद बंदर देखा था। सीता जब उस मरे हुए इंसान की फैमिली ढूंढने के बारे में पूछती है तो अंटो बताता है कि कंकाल की हालत इतनी खराब है कि फैमिली मिलने का चांस सिर्फ 1% है, इसलिए अस्पताल ही उसका अंतिम संस्कार करेगा। इसके बाद सीता एंटो से उस औरत के बारे में पूछती है। एंटो बताता है कि मिसेज एम्मा पुलिस की हेल्पर हैं और अलास रोबान के बारे में अपनी गहरी जानकारी के लिए मशहूर हैं। एंटो आगे बताता है कि अलास रोबान में अक्सर ऐसे रहस्यमयी हादसे होते रहते हैं और वहां से लाशें मिलती रहती हैं। सीता तब बताती है कि सिर्फ 2 दिन पहले सेमारंग आते वक्त उनकी बस भी वहीं खराब हो गई थी। यह सुनकर एंटो कहता है कि अलास रोबान में गाड़ी खराब होना कोई अच्छा संकेत नहीं है। वह याद दिलाता है कि रात के वक्त उस रास्ते पर आना जाना मना है, क्योंकि रात में वहां अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। उसी रात सीता के घर का माहौल भुतहा हो जाता है और गांडिस फिर से जंगल के उस टॉयलेट जैसी आवाजें सुनकर उठ बैठती है। उनके कमरे का दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है। गांडिस अपनी माँ को आवाज लगाती है।
सीता उठकर देखती है तो गांधिस का शरीर तेज बुखार से तप रहा था और उसे बहुत पसीना आ रहा था। गांधिस कहती है, वो आ रहे हैं माँ, बहुत गंदी बदबू आ रही है। सीता को लगता है कि तेज बुखार की वजह से गांधिस बहक रही है और वह उसे लेटे रहने को कहकर सिर पर पट्टी रखने के लिए पानी लाने चली जाती है। सीता के कमरे से बाहर निकलते ही वो सारी आत्माएं एक एक करके अंदर घुसने लगती हैं। सीता पानी लेकर वापस आती है तो गांधिस को कमरे से बाहर निकलकर चलते हुए देखती है। सीता गांधिस के पास जाकर उसे समझाती है और वापस बिस्तर पर जाने को कहती है। यहाँ खिड़की के पास गांधिस के बगल में एक आत्मा को देखा जाता है। खैर, सीता उसे कमरे में वापस ले आती है। अगली सुबह सीता गांधिस से कहती है कि अगर उसे चक्कर आए या बुखार महसूस हो तो वह तुरंत आंटी को बताए। इसी बीच टेका आ जाती है। सीता बताती है कि कल रात गांधिस को बहुत तेज बुखार था और वह बुखार में उल्टी सीधी बातें कर रही थी। टेका कहती है कि बच्चों का तेज बुखार में इस तरह बहकना बिल्कुल सामान्य है। सीता परेशान और थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन टेका उसे अपने काम पर ध्यान देने को कहती है। सीता के निकलने से पहले टेका उसे गांधिस की कल वाली ड्राइंग दिखाती है। सीता देखती है कि उस ड्राइंग में आलास रोबान के इलाके को बिल्कुल सही तरीके से बनाया गया था। इसके बाद वर्क प्लेस पर एंटो सीता को बताता है कि कल आलास रोबान में मिली उस लाश को आज दफना दिया जाएगा और सीता कहती है कि वह इसका रिकॉर्ड बनाए रखेगी। फिर सीता एंटो से पूछती है कि जिसने वह लाश ढूंढी थी, क्या वह आलास रोबान के पहाड़ी रास्ते के मोड़ पर बनी उस फूड स्टॉल की मालकिन थी। दूसरी तरफ टेका देखती है कि गांधिस खुद से ही बातें कर रही है। टेका जब गांधिस से पूछती है तो गांधिस बताती है कि वह उस फूड स्टॉल की मालकिन से बात कर रही है। टेका वहाँ किसी को न देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन गांधिस अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है कि वह औरत ठीक उसके सामने ही खड़ी है। टेका को गांधिस के सामने एक डॉल रखी हुई दिखाई देती है। वह गांधिस से पूछती है कि आज वे लोग क्या खेलेंगे। गांधिस बताती है कि वे छुपन छुपाई खेलेंगे। इसलिए टेका अपनी आंखें बंद करती है और 1 से 10 तक गिनती शुरू करती है। गिनती पूरी होने के बाद जैसे ही वह आंखें खोलती है, उसे अपने ठीक सामने एक भयानक चेहरा दिखाई देता है। इससे टेका बुरी तरह डर जाती है। इसी बीच टेका को एक अलमारी का दरवाजा बंद होता हुआ दिखाई देता है। वह गांधिस समझकर अलमारी खोलती है, लेकिन अंदर कोई नहीं था। तभी गांधिस उसके पीछे से दौड़ते हुए निकल जाती है। टेका उसे ढूंढते ढूंढते बाथरूम में जाती है। यहाँ बाथरूम के दरवाजे के पीछे एक स्प्रिट को छुपा हुआ देखा जाता है। इसके बाद वह गांधिस को टेबल के नीचे देखती है, लेकिन जैसे ही वह टेबल का कवर हटाती है, वहाँ कोई नहीं होता। तभी गांधिस फिर से उसके पीछे से दौड़ लगाती है। टेका गांधिस को पागलों की तरह दौड़ते देख उसे संभल कर चलने को कहती है। वह जैसे ही गांधिस को रोकने की कोशिश करती है, गांधिस उसे जोर से धक्का देकर गिरा देती है। इससे टेका के हाथ में कट लग जाता है। टेका नोटिस करती है कि गांधिस की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी हैं और अचानक गांधिस बोल पड़ती है, मैं गांधिस नहीं हूँ। यह सुनकर टेका की रूह कांप जाती है। इसके बाद गांधिस बिल्कुल सामान्य हो जाती है। अगले सीन में सीता टेका के हाथ पर पट्टी बांधती है और गांधिस को आंटी टेका से माफी मांगने को कहती है। गांधिस के माफी मांगने पर सीता उसे समझाती है कि वह इस तरह दौड़ भाग न करे और उसे जाकर सोने को कहती है। गांधिस के कमरे में जाने के बाद टेका सीता को बताती है कि गांधिस की नजर इतनी कमजोर होने के बावजूद वह बिना किसी चीज से टकराए इतनी तेजी से दौड़ रही थी। यहाँ तक कि उसने गांधिस के अंदर एक अजीब सी अलौकिक शक्ति भी महसूस की थी। उसी रात गांधिस अपने साथ हुई उन्हीं सब घटनाओं का सपना देखकर अचानक उठ बैठती है और अपनी माँ को आवाज लगाती है। माँ उसका तेज बुखार देखकर सिर पर पट्टी रखने के लिए पानी लाने चली जाती है। इधर जैसे ही वह बुरी आत्मा गांधिस का हाथ पकड़ती है, वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है और असली दुनिया में वह बुरी आत्मा उसका हाथ पकड़कर उसे अलमारी के पास ले जा रही थी। तभी लाइट चली जाती है। गांधिस जैसे ही अलमारी खोलती है, अंदर से बहुत सारी आत्माएं बाहर निकल आती हैं। दूसरी तरफ स्पिरिट वर्ल्ड में गांधिस एक औरत के सामने आ जाती है। वह औरत गांधिस को अपने पास ही रुकने को कहती है, लेकिन गांधिस जोर से चीख कर उसे मना कर देती है। चीख सुनकर सीता दौड़ते हुए आती है और गांधिस को गले लगाकर शांत करती है। लेकिन गांधिस को अभी भी अपने आसपास बहुत सारी आत्माएं दिखाई दे रही थीं, जबकि सीता को वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अगले दिन इस मुसीबत का इलाज ढूंढने के लिए सीता एक लोकल तांत्रिक औरत को बुलाती है। वह तांत्रिक बताती है कि गांधिस पर किसी बुरी अलौकिक शक्ति का साया पड़ चुका है। क्योंकि गांधिस एक मासूम बच्ची है, इसलिए बुरी आत्माएं उसकी तरफ आकर्षित हो रही हैं। वह गांधिस से कहती है कि अगर कोई उसे आवाज दे तो वह किसी भी हालत में उसका जवाब न दे। वह तांत्रिक औरत गांधिस को पीने के लिए मंत्र पड़ा हुआ पानी की एक बोतल देती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भगाने के लिए चारों तरफ छिड़कने के लिए एक और द्रव की बोतल देती है। साथ ही वह उन्हें एक नारियल लाने का भी सुझाव देती है। रात को वे लोग नारियल का पानी निकालकर घर के चारों तरफ छिड़क देते हैं। इसी बीच एंटो आकर बताता है कि सीता ने आलास रोबान में जो फूड स्टॉल देखा था, असल में उसका कोई वजूद ही नहीं है। वहां कोई औरत या दुकान नहीं थी, था तो सिर्फ घना जंगल और अनदेखी आत्माएं। वह बताता है कि बस का खराब होना और उनकी आंखों के सामने उस रहस्यमयी दुकान का दिखाई देना दरअसल एक बुरा संकेत था, जिसका मतलब है कि कोई बुरी शक्ति उनका या गांधिस का पीछा कर रही है।
टेका एंटो को सीता से थोड़ा आराम से बात करने को कहती है क्योंकि सीता इन अलौकिक चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानती। लेकिन एंटो कहता है कि टेका बहुत अच्छी तरह जानती है कि अतीत में खुद उसकी पत्नी और बच्चे के साथ क्या हुआ था। दूसरी तरफ वह बुरी आत्मा गांदिस के पास आकर फिर से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। इधर एंटो बताता है कि उसके मना करने के बावजूद रात की बस से आलास रोबान पार करते वक्त उसकी पत्नी और बच्चा गायब हो गए थे और 1 महीने बाद रास्ते के किनारे उनकी लाशें मिली थीं। वह चेतावनी देता है कि आलास रोबान की कहानियां सिर्फ अफवाहें नहीं हैं। किसी सामान्य मंत्र पढ़े हुए पानी या नारियल पानी से इसे ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए इस बुरी शक्ति से बचने के लिए उन्हें अंभारेजो नाम के एक तांत्रिक की मदद लेनी होगी। दूसरी तरफ गांदिस पर बुरी आत्मा का असर बढ़ने लगता है और स्पिरिट वर्ल्ड में वह खुद को एक बस के अंदर पाती है। बस के बाहर से बहुत सारी आत्माएं अंदर घुसने की कोशिश कर रही थीं। इसी बीच गांदिस की आवाज सुनकर वे लोग जल्दी से उसके पास जाते हैं। वे गांदिस को शांत करने की कोशिश करते हैं और उसे मंत्र वाला पानी पिलाते हैं। दूसरी तरफ स्पिरिट वर्ल्ड में वे आत्माएं बस का कांच तोड़कर अंदर घुस जाती हैं। रियल वर्ल्ड में एंटो उन्हें बताता है कि इस तरह कोशिश करने से कोई फायदा नहीं होगा और उन्हें जल्दी से गांदिस को लेकर तांत्रिक रेजो के घर निकलना होगा। कोई और रास्ता न देखकर सीता एंटो की बात मानकर गांदिस को लेकर रेजो के घर की तरफ निकल पड़ती है। घर पहुंचने पर तांत्रिक जांच करके बताता है कि गांदिस के शरीर में एक बुरी शक्ति घुस चुकी है जो उसकी बॉडी को कंट्रोल करना चाहती है। इसी बीच गांदिस पूरी तरह वशीभूत होकर उठ बैठती है। गांदिस एक अलौकिक आवाज में बोल उठती है, तुम लोग गलत रास्ते पर हो, तुम इंसान कुछ नहीं समझते। तब तांत्रिक ऊपर वाले से मदद मांगकर उसके ऊपर से उस बुरी छाया को खत्म करने की कोशिश शुरू करता है। तब गांदिस उस बुरी शक्ति के असर से आजाद हो जाती है, लेकिन अचानक वह बुरी आत्मा टेका के शरीर में घुसने लगती है। टेका वशीभूत होकर रेजो से कहती है कि वह गलती कर रहा है और गांदिस असल में उस बुरी आत्मा के साथ ही जाना चाहती है। रेजो उस बुरी आत्मा को टेका का शरीर छोड़कर चले जाने का आदेश देता है, लेकिन वह आत्मा मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तांत्रिक को उसकी बॉडी से ज्यादा टेका की आत्मा के बारे में फिक्र करनी चाहिए। तांत्रिक ऊपर वाले को याद करके मंत्र पढ़ने लगता है और उस बुरी शक्ति को आलास रोबान की देवी रारस के रूप में पहचान लेता है। भयंकर अलौकिक दबाव के बाद टेका उस बुरी शक्ति के असर से आजाद हो जाती है। इसके बाद रेजो सीता को बताता है कि आलास रोबान की देवी रारस का बुरा असर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और वह उन्हें इस मुसीबत से बचाने में पूरी तरह बेबस है। उस रात बेबस होकर सीता गांदिस से माफी मांगती है कि वह उसे एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकी। अगले दिन वर्क प्लेस पर सीता को पता चलता है कि जिस बस से वे सेमारंग आई थीं, वह बस आलास रोबान के खतरनाक मोड़स्कल पाट के पास एक खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जहां रेस्क्यू टीम को दुर्घटना स्थल से सिर्फ बस ड्राइवर की लाश मिली है, जबकि बाकी यात्रियों की लाशें अभी भी गायब हैं। सीता घर वापस आकर टेका को बताती है कि जिस ड्राइवर ने उन्हें रात में आलास रोबान पार करवाया था उसकी मौत हो चुकी है। उसी रात सीता दरवाजे पर दस्तक होने पर दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर उसे कोई नहीं दिखाई देता। पर जैसे ही वह दरवाजा बंद करती है, उसे बहुत सारी आत्माएं दिखाई देती हैं जिन्होंने उसे घेर लिया था। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वह देखती है कि गांदिस उसके बगल में नहीं है। सीता देखती है कि गांदिस पास वाले कमरे में बैठकर एक बंदर की ड्राइंग बना रही है। गांदिस तब रोते हुए सीता से कहती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्योंकि मैं अंधी हूँ। फिर वह पेंसिल सीधे अपनी आंख में घुसा लेती है। यह भयानक दृश्य देखकर सीता की नींद फिर से खुल जाती है, यानी वह इतनी देर से सपने के अंदर एक सपना देख रही थी। सीता को तब एक कागज पर वही बंदर की ड्राइंग मिलती है जो उसने सपने में देखी थी। अगले दिन सीता उस ड्राइंग के बारे में चर्चा करती है जिसमें एक सफेद बंदर की तस्वीर बनी हुई थी। टेका बताती है कि सफेद बंदर आलास रोबान की एक पुरानी डरावनी लोक कथा है। तब सीता को मिसेज एम्मा की याद आती है जिसने उसे इस सफेद बंदर के बारे में बताया था और जिसे पता था कि सीता ने वह बंदर देखा है। एंटो बताता है कि स्थानीय लोग मिसेज एम्मा को पेंगायोम पसारियन यानी पवित्र रक्षक कहकर बुलाते हैं। वह रेजो की तरह तांत्रिक तरीके से इलाज नहीं करती। फिर भी बेबस सीता कहती है कि उन्हें कम से कम एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। एंटो तब उन्हें लेकर मिसेज एम्मा के घर की तरफ निकल पड़ता है। एम्मा गांदिस को देखते ही कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि गांदिस की आत्मा पहले ही अलुर गेम्बोक नाम की एक श्रापित भूल भुलैया में कैद हो चुकी है और सीता ने जो सफेद बंदर देखा था वह दरअसल इस बुरी दुनिया का प्रवेश द्वार था और जो भी इसे देखता है उसकी किस्मत पूरी तरह खराब हो जाती है और उस पर भारी मुसीबत आ पड़ती है। एम्मा आलास रोबान के बारे में बताती है कि यह एक समय पर इंसानों की जान बचाने वाला जंगल हुआ करता था, लेकिन मातरम सल्तनत के दूत बहुरेक्सो ने इस जंगल पर कब्जा करके इंसानी सभ्यता के लिए एक पक्की सड़क बनवा दी थी। पर जंगल के दानव के साथ किया गया समझौता तोड़कर इंसानों ने इस जंगल की पवित्रता को बर्बाद कर दिया और औपनिवेशिक दौर में इसे इंसानी लाशें फेंकने का कचरा घर बना दिया गया, जिसने
जंगल के रक्षकों को बुरी तरह गुस्सा दिला दिया। जंगल की इस मुख्य रक्षक का नाम देवी रारस है। उसने गुस्से में आकर रात के वक्त आलास रोबान पार करने वाले लोगों को अपनी बुरी दुनिया में खींचना शुरू कर दिया और गांदिस के साथ भी ठीक यही हो रहा है। सीता जब बचने का रास्ता पूछती है तो एम्मा बताती है कि अलूर गेमबोक में कैद इंसान की उम्र 7 दिन से ज्यादा नहीं होती। इकलौता रास्ता यह है कि गांदिस को साथ लेकर उन सभी को फिर से आलास रोबान के उस जंगल में वापस जाना होगा। यह बात सुनकर सीता बाहर आ जाती है। सीता को यह विचार एक आत्मघाती मिशन की तरह लगता है और उसे शक होता है कि एम्मा शायद खुद उस जंगल की बुरी शक्ति के साथ मिली हुई है। लेकिन टेका कहती है कि गांदिस को बचाने के लिए उन्हें यह जोखिम लेना ही पड़ेगा और अगर उसका अपना बच्चा होता तो वह अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहती। तब सीता कहती है कि अगर वे सब मारे गए तो गांदिस किसके सहारे जिएगी। उसी रात सीता को गांदिस एक बार फिर अपने बगल में नहीं मिलती। वह गांदिस को घर के दरवाजे के बाहर ढूंढ निकालती है। वह तुरंत गांदिस को लेकर अस्पताल आ जाती है। सुबह एंटो मिसेज एम्मा को लेकर आता है। एम्मा बताती है कि गांदिस की आत्मा बुरी शक्ति की ओर और गहराई में खोती जा रही है और अब उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है। अपनी बेटी को हमेशा के लिए खोने से पहले, दिन ढलने से पहले ही उन्हें जल्दी से दोबारा आलास रोबान की तरफ निकलना होगा। इसी बीच गांदिस फिर से वशीभूत होने लगती है। आखिरकार कोई और रास्ता न देखकर सीता गांदिस को लेकर आलास रोबान के लिए निकल पड़ती है। आलास रोबान की उस खास अनुष्ठान वाली जगह पर पहुंचने के बाद मिसेज एम्मा बताती हैं कि बुरी आत्माओं को उनके आने का पता चल गया है। वह गांदिस को लिटा देने को कहती हैं और ऊपर वाले से इंसानों के गुनाहों की माफी मांगते हुए प्रार्थना शुरू करती हैं। वह पूर्वजों को पुकारती हैं ताकि वे सीता और उसके साथ आए लोगों के लिए जंगल का वह अदृश्य द्वार खोल दें। लेकिन मिसेज एम्मा की अपनी कोशिश नाकाम हो जाती है और आत्माएं उन्हें उस बुरी दुनिया में प्रवेश नहीं करने दे रही थीं। जब वह हार मान लेती है तो सीता खुद कोशिश करने की अनुमति मांगती है। एम्मा सीता को चेतावनी देती हैं कि अगर सीता किसी तरह उस जंगल का अदृश्य द्वार पार करके अंदर जाने में कामयाब हो जाती है तो वह जल्दी से अपनी बेटी को ढूंढकर वहां से वापस आ जाए। फिर मिसेज एम्मा सीता को प्रार्थना के शब्द बोलने में मदद करती हैं। सीता उनका अनुसरण करती है और उन शब्दों को दोहराने लगती है। वह पूरी तड़प के साथ बुरी शक्ति को बिना परेशान किए जंगल का वह अदृश्य द्वार खोलने और सुरक्षित वापस आने की प्रार्थना करती है और तब सीता सफलतापूर्वक उस बुरी दुनिया में प्रवेश कर जाती है। वहां घुसते ही सीता अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर देती है। इधर असली दुनिया में सीता की बॉडी को गांदिस के बगल में लिटा दिया जाता है। उस बुरी दुनिया में सीता का सामना बहुत सारी आत्माओं से होता है। सीता खुद को बचाने के लिए जैसे ही पीछे हटती है वह पहाड़ की ढलान से नीचे गिर जाती है। इधर सीता की खराब हालत देखकर मिसेज एम्मा बताती हैं कि उन्हें तुरंत मबा शक्ति की मदद लेनी पड़ेगी। शक्ति आलास रोबान के असली निवासियों और पवित्र रक्षकों में से एक का वंशज है। एंटो एक आदमी को लेकर तेजी से शक्ति के घर की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ सीता देखती है कि एक बस तेजी से उसकी तरफ आ रही है। सीता उठकर दौड़ना शुरू करती है लेकिन बस उसे बिना छुए ही उसके आर पार निकल जाती है। सीता तब अपने पैरों के नीचे बहुत सारी हड्डियों के ढांचे देखती है। इधर एंटो शक्ति को लेकर वहां पहुंच जाता है। मिसेज एम्मा शक्ति से उस अदृश्य द्वार को खुला रखने में मदद मांगती है। शक्ति तब एक आदमी को कठपुतली शो की तैयारी करने को कहता है। वे लोग उस द्वार को खुला रखने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। इसी बीच शाम हो जाती है। सीता अचानक चीख पड़ती है। तब मबा शक्ति बताता है कि सीता की आत्मा को शांत करने के लिए पवित्र झरने के पानी की जरूरत है और एंटो उसे लाने के लिए दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ सीता को गांदिस मिल जाती है। वह गांदिस को गले लगा लेती है लेकिन वह लड़की अपनी ही आंखें निकालकर हाथ में लिए बैठी थी, जिसे देखकर सीता कहती है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। इधर एंटो पानी इकट्ठा करके जब वापस लौट रहा था तब एक भयानक आत्मा उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ एम्मा समझ जाती हैं कि सीता और गांदिस स्पिरिट वर्ल्ड में और भी गहराई में खोते जा रहे हैं, इसलिए वे लोग उस अदृश्य द्वार को खुला रखने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। उधर एंटो को अपनी पत्नी और बेटी दिखाई देती हैं। एंटो उन्हें गले लगा लेता है। तब उसकी पत्नी उससे कहती है, यह जगह छोड़कर चले जाओ। तभी उसे होश आ जाता है। वह जल्दी से पानी लेकर निकल पड़ता है। उसके पानी लाते ही एम्मा आलास रोबान के पूर्वजों और मालिकों से इंसानों की नादानी और गुनाहों के लिए माफी मांगने लगती हैं ताकि वे उस द्वार को बंद न कर दें। तभी हम उस पार गांदिस को देखते हैं जिसकी आंखें ठीक हो चुकी थीं। वह अपने सामने वाली दुकान पर जाती है। वहाँ वह देवी रारस से पूछती है कि उसकी माँ कहाँ है। रारस कहती है कि माँ जल्दी आएगी और अब यही उसकी नई दुनिया है। गांदिस डर के मारे अपनी माँ को पुकारने लगती है। दूसरी तरफ एम्मा और शक्ति अपनी अपनी जगह से उस द्वार को खुला रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार सीता अपनी बेटी के पास पहुंच जाती है। गांदिस अपनी माँ को देखते ही गले लगाती है और बताती है कि अब उसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। सीता उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और वादा करती है कि वह उसे अब कभी छोड़कर नहीं जाएगी
जाएगी और वे जल्दी से घर वापस लौटने की तैयारी करते हैं। लेकिन द्वार के पास आते ही सीता ठोकर खाकर गिर पड़ती है। इधर एम्मा उनकी आत्माओं को वापस लाने और जंगल का दरवाजा खुला रखने के लिए जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगती हैं। उस पार सीता अपनी बेटी को अकेले चले जाने को कहती है, लेकिन गांदिस उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। गांदिस अपनी माँ को खींचकर उठाती है और द्वार के पास पहुंच जाती है। सीता गांदिस को अपना हाथ जोर से पकड़ने और आंखें बंद करने को कहती है। इधर सीता और गांदिस वहां से सही सलामत वापस आ सकें, इसके लिए वे सब लगातार मंत्र पढ़ते रहते हैं। लेकिन सीता उस स्पिरिट वर्ल्ड में ही फंस जाती है और उसकी बेटी फिर से खो जाती है। तब सीता के सामने बहुत सारी आत्माएं आ जाती हैं और वह देखती है कि उसकी बेटी रारस के कब्जे में है। सीता अपनी बेटी को वापस पाने के लिए गिड़गिड़ाकर भीख मांगने लगती है, लेकिन वह बुरी शक्ति कहती है कि गांदिस उनकी इस श्रापित दुनिया में ही खुश रहेगी, क्योंकि यहाँ उसकी अहमियत ज्यादा है। अपनी बेटी को हमेशा के लिए खोता देख सीता रारस से रोते हुए कहती है, मुझे ले लो, मेरी आत्मा, मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। वह गांदिस को आजाद करने के लिए अपनी जान का सौदा कर लेती है। सीता के इस बलिदान के बाद गांदिस उस बुरी दुनिया से आजाद होकर असली दुनिया में वापस लौट आती है और आंटी टेका से अपनी माँ के बारे में पूछती है। गांदिस अपनी माँ के ठंडे और बेजान शरीर को छूकर बुरी तरह रोते हुए उसे पुकारने लगती है। सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि गांदिस की आंखों का ऑपरेशन हो चुका है। आंखें खोलकर वह अपनी माँ को देखती है। माँ उसे बताती है कि गांदिस शब्द का मतलब होता है मिठास, और वह हमेशा यही दुआ करती है कि गांदिस की जिंदगी हमेशा मीठी और खूबसूरत रहे। सीता उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना और चमकता तारा बताती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गांदिस अपनी माँ की फोटो की तरफ देखकर कहती है, हाँ माँ, सच में बहुत खूबसूरत। टेका उससे कहती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत। इसके बाद गांदिस अपने ठीक होने में मदद करने के लिए आंटी टेका, डॉक्टर, नर्स, अंकल एंटो और मिस्टर यूस को दिल से धन्यवाद कहती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।